नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं उनका कार्यकाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वंश। पहला वंश है आपका गुलाम वंश, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल था, शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा वंश है आपका खिलजी वंश, यह है आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर आता है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल था 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद आता है सैयद वंश, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक। और पांचवा आता है लोधी वंश, क्लियर, 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि इनका जो क्रम है, याद करने के लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि एक ट्रिक तो है कि गुल खिले तसले में, ठीक है, गुल खिले तसले में। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। या तो आप सीधे शॉर्टकट याद करिए, सबका पहला लेटर ले लेंगे GKTSL, यानी जीके पढ़ेंगे तो TSL की बुक से, समझिए, जीके पढ़ेंगे तो TSL की बुक से, या गुल खिले तसले में याद करिए। तो जी से हो गया आपका गुलाम वंश, के से हो गया खिलजी वंश। तो यहाँ से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या उठता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा, ठीक है, शासनकाल किस वंश का था। तो आप जब उसका आंसर करेंगे, सबसे छोटा शासनकाल था आपका खिलजी वंश का, ठीक है। दूसरा प्रश्न ऐसे क्या बन सकता है कि पूछे दिल्ली सल्तनत में जो 5 प्रमुख वंश थे उसमें सबसे लंबा शासनकाल किसका था। तो जो सबसे लंबा शासनकाल था वो आपका था तुगलक वंश का। चलिए आगे हम देखेंगे, एक एक वंश को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके संस्थापक को देखेंगे। जो गुलाम वंश के संस्थापक था वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका शासनकाल देखेंगे तो 1206 से 1210 ईस्वी तक, यानी कि उसका 4 साल का शासनकाल था। अब हम जानकारी आगे से पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें दिया है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। बात समझ में आ रहा है। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका जो यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम है, और इसने क्या किया, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। पूछा जाए मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में। अभी आगे हम डिटेल जानकारी दे रहे हैं। तुगरील को मोहम्मद गोरी ने बयाना का गवर्नर बनाया। इसका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। अब यहाँ से पॉइंट समझिएगा, यह आपके मोहम्मद गोरी हैं। मोहम्मद गोरी का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर वो अपने 4 दास, जो उसके 4 दास थे, ये जो आपके यलदौज हैं, कुबाचा हैं, ऐबक है, बख्तियार खिलजी, वो अपने जितने विजित क्षेत्र थे उनमें सभी क्षेत्रों को इन लोगों के बीच बांट रखा था। यानी यूँ कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद यह क्षेत्र इन 4 दास, जो मोहम्मद गोरी के 4 दास थे या 4 गुलाम, हम जो भी कर सकते हैं आप, इनके जो 4 दास थे, 4 प्रमुख दास थे, ठीक है, तो उनके बीच उसका क्षेत्र बांटा गया। तो यलदौज को देखिए गजनी का क्षेत्र मिला, कुबाचा को आपका सिंध का क्षेत्र मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं ऐबक को दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र मिला था, और बख्तियार खिलजी की बात करें तो बंगाल और बिहार का, ठीक है। और आगे हम बात करें, जो बख्तियार खिलजी था यह मोहम्मद गोरी का प्रधानमंत्री था या सेनापति था, और यह ऐबक का भी सेनापति हुआ, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त कर दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, यह गुलाम था। तो इसको गुलाम के मतलब उससे या दास्ता से मुक्त किसने किया था, तो वह गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने उसको मुक्त किया था। आगे बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी यलदौज की बेटी से हुई थी। अब देखिए यलदौज कौन था, अभी हमने ऊपर बताया जो यलदौज था, मोहम्मद गोरी के 4 दासों में से एक दास यलदौज भी था। इसकी बेटी से शादी हुई थी किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐसा इसलिए कि यह इसकी एक नीति थी कि अगर यह इसकी बेटी से शादी कर लेता है, यानी एक रिश्ता कायम कर लेता है, तो यलदौज से ऐबक को कोई खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी, ठीक है, चौगान खेलते समय हुई थी लाहौर में। बात समझ आए। आगे हम बात देखेंगे कुछ पॉइंट और। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय हुई थी। इसके अब उपाधियों के बारे में हम देखेंगे। लाख बख्श, लाखों में दान करने के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता था, क्योंकि वह लाखों का दान करता था, क्लियर। दूसरी चीज़,
उसको पील बख्श भी बोला जाता था। इंपॉर्टेंट करिएगा, पील बख्श ऐसा माना जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि पील बख्श को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हाथियों का दान करता था। ठीक है, आगे हम बात करें कुरान खां। कुरान खां उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो कुरान के पाठ अत्यंत सुरीले शब्दों में गाता था, इसलिए उसको कुरान खां की भी उपाधि दी गई थी। आगे हम बात करें दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इंपॉर्टेंट देखिएगा, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, अब देखिए जो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था वह उत्तर भारत में निर्मित प्रथम इस्लामिक मस्जिद था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1206 ईस्वी में लाहौर में। अब एक चीज़ यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है कि उसके कब्जे में है दिल्ली, लेकिन राज्याभिषेक हो रहा है लाहौर में, यानी कि कहने का मतलब है कि उसका शासन का जो मेन केंद्र था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली सल्तनत का, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही शासन किया, यानी कि वह दिल्ली उसके अंडर में था, लेकिन शासन उसने कहाँ से किया? लाहौर से ही किया। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य से सुदृढ़ीकरण पर दिया, यानी कि ऐबक अपने राज्य को विस्तार करने की बजाय अपने राज्य को मजबूत करने पर अपना विशेष बल दिया। आगे बात करें, ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य से, यह तो आपने ऊपर देख ही लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी नसीरुद्दीन कुबाचा से की। अब देखिए नसीरुद्दीन कुबाचा कौन है, और ऐबक ने किसकी शादी कर दी है? ऐबक ने अपनी बहन की शादी। तो नसीरुद्दीन कुबाचा जो था, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका कुबाचा है, ये आपका कुबाचा, यह भी 4 दासों में से एक था। तो यलदौज की बेटी से शादी कर लिया किसने? ऐबक ने। और अपनी बहन की शादी किससे कर दिया? कुबाचा से। इन 2 लोगों से उसको युद्ध का खतरा क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। यह अपना वैवाहिक नीति के कारण जो था अपना। उसके बाद हम बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दूसरी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। इल्तुतमिश कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। जैसे गौरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम इल्तुतमिश था। उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। ठीक है, और आगे देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में 1208 ईस्वी में मान्यता मिली थी। क्लियर, सुल्तान के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन वो कभी सुल्तान के पद को धारण नहीं किया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके निर्माण कार्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट निर्माण कार्य है उसको तो हम लोग देखे ही नहीं। यह देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका निर्माण कार्य है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वह है आपका कुतुब मीनार। ठीक है, क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की बात करें तो अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट है आपका 72.5 मीटर। उसके बाद बात करें एक और पॉइंट, 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या हुआ? यह इसको शामिल किया गया। बात करें इसके निर्माण की तो प्रथम मंजिल का निर्माण क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, यानी कि इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2 से 4 मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का सिर्फ एक ही मंजिल का निर्माण करवाया था। तो कहने का मतलब है कि अगर पूछा जाए कि निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसको जाता है, निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसको जाता है, तो वह जाता है आपके किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। बात करें 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। अब ऐसा क्यों? अब समझिएगा, जो आकाशीय तड़ित था, यानी आकाशीय बिजली गिरने से कुतुब मीनार की एक मंजिल क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई, यानी कि कहने का मतलब 3 मंजिल बच गई। तो चौथी मंजिल के आप यूँ कहिए मरम्मत के दौरान उसने क्या किया? चौथी मंजिल का मरम्मत भी करवाया और 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब आगे हम बात करेंगे, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। कौन? कुतुब मीनार। क्लियर। अब हम बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की भारतीय सल्तनत में मलिक एवं सिपह सालार की हैसियत से पद पर कार्य किया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यूँ पूछे कि गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो मलिक एवं सिपह सलार की जो उपाधि थी या हैसियत थी वो किसके द्वारा दी गई थी? गौरी के द्वारा। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय, अब देखिए इसका, अब देख रहे हैं अन्य नाम में हम देख सकते हैं, इसकी उपाधि देख सकते हैं। हातिम द्वितीय की संज्ञा
दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? क्योंकि दानशीलता एवं उदारता के कारण दी गई। उसको हातिम द्वितीय इसलिए कहा गया क्योंकि वह बहुत उदार और दानशील था। हसन निजामी एवं फक ए मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। तो ये जो विद्वान थे हसन निजामी एवं फक ए मुदब्बिर, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण क्यों करवाया था? क्योंकि शेख एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमुखी होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। और यह आपका गौरी का भी सेनापति था बख्तियार खिलजी, ठीक है, जिसने क्या किया था? आपका नालंदा का वो तहस-नहस किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नष्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी लाहौर में हुई थी और उसको दफनाया भी गया लाहौर में। आगे हम देखेंगे सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? आपकी फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था? आराम शाह। और आराम शाह एक अयोग्य शासक था, जिसलिए इसका शासनकाल बहुत ही अल्पकाल रहा, ठीक है। तो ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसको मान्यता मिली थी लेकिन उसने सुल्तान के उपाधि के साथ शासन नहीं किया था ऐबक ने, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आराम शाह की बात करें कुतुबुद्दीन के पुत्र की, तो आराम शाह सिर्फ 8 महीने तक सिंहासन पर रहा क्योंकि एक अयोग्य शासक था। और आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। अब बात करेंगे इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश को देखेंगे तो इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और शासनकाल देखें तो 1211 से 1236 ईस्वी, ठीक ठाक शासनकाल रहा, लंबा एक शासनकाल रहा इसका। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अब देखिएगा यहीं पर आ गया, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था, जो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा गया। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह, उसका जो राजधानी थी या वह जो शासन करता था वह लाहौर से ही करता था। लेकिन इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश ने अपना जो राज्य था या अपने राज्य की राजधानी दिल्ली को बनाया, यानी दिल्ली पर मुख्य रूप से वो क्या हुआ, दिल्ली को सेंटर में लिया, यानी वो सेंटर केंद्र बनाकर शासन किया। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, दामाद तो था ही, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और एक चीज़ हम देखेंगे यार, इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम है। किसका है? मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौरी का गुलाम है। तो यह इसका गुलाम है और यह इसका गुलाम है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो इसीलिए इसको एक नाम दिया गया इल्तुतमिश को, गुलामों का गुलाम, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया? गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, क्लियर। इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था, ठीक। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने एक दल, ठीक है, 40 दल का गठन किया था। उसने 40 विश्वासी गुलाम सरदारों का एक गुट था, जिसको तुर्क चहलगानी या 40 दल के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में इल्तुतमिश को यल्दौज और कुबाचा से सामना करना पड़ा। यल्दौज और कुबाचा कौन था? अभी ऊपर हमने पढ़ाया था, वह जो आपके गौरी के 4 दास में से दोनों एक थे। यल्दौज भी गौरी का दास था और कुबाचा भी। अब आगे बात करें, 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया। देखिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा, 1215 ईस्वी में। और देखिए वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन लोगों से क्या वैवाहिक रिश्ता कायम करके अपना क्या साम्राज्य को सुदृढ़ किया था कि उसके ऊपर अटैक ना हो। लेकिन यहाँ 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश से और यल्दौज से देखिए युद्ध हो गया और तराइन के मैदान में उसको क्या किया? पराजित भी किया। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसको वास्तविक सुल्तान का दर्जा कब मिला था? 1229 ईस्वी में मिला था, और वो बगदाद के एक अब्बासी खलीफा था, उसके द्वारा। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। और अगर हम बात करें कि जो प्रथम तुर्क शासक, ऐसा तुर्क शासक था जिसने स्वयं के नाम के सिक्के चलाए, वो कौन था? इल्तुतमिश। अब आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका, ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतर, अगर पूछे कि किस शासक ने चला है तो वह है आपका इल्तुतमिश।
राजधानी को लाहौर से उसने दिल्ली इल्तुतमिश ने स्थानांतरित किया। इसीलिए देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो राजधानी लाहौर थी, और जब इल्तुतमिश आया तो राजधानी दिल्ली हो गई। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण भी किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, बात समझिएगा। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी। तो अब हम इक्ता समझेंगे क्या होगा। इक्ता क्या होता है? सैनिकों को वेतन के रूप में दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा इक्ता कहलाता है, और इस प्रथा को इक्ता प्रथा कहते हैं। अब समझिए, जैसे उसके दरबार में या उसके जो सैनिक थे उनको वह वेतन के रूप में क्या ज़मीन का टुकड़ा दे देता है, यानी कि उस टुकड़े में वो लोग अपना खेती करें, कृषि करें, और उससे जो उपज हो उससे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करें। ठीक है, तो वो तनख्वाह की जगह वो क्या करता था? भूमि का टुकड़ा दे देता था। और इस प्रथा को अंत भी किया था। अगर यूँ कहें कि अगर सब वेतन देना किसने प्रारंभ किया था, तभी आगे हम पढ़ेंगे। जो अलाउद्दीन खिलजी था, सर्वप्रथम सैनिकों को वेतन देना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो अभी वो चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद बनवाई। ठीक है, इसके निर्माण कार्य हो गए। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था? चंगेज खां था। चंगेज खां ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था, और इसके आक्रमण को इल्तुतमिश ने विफल किया था अपनी सूझबूझ से। समझिए, इसकी कहानी बाद में बताएंगे। मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने बचाया था। ठीक है, कैसे बचाया था यह बात की बात है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई? 1236 ईस्वी में हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इल्तुतमिश ने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक की हम कह सकते हैं पोती थी। इल्तुतमिश ने सुल्तान पद को वंशानुगत बनाया था। अब एक चीज़ देखें, इल्तुतमिश के और निर्माण कार्य। इल्तुतमिश ने एक दरवाज़ा बनाया, अतारकिन का दरवाज़ा, जो कि नागौर राजस्थान है। ठीक है, नागौर राजस्थान में है, और इसी से प्रेरित होकर अकबर ने भी एक दरवाज़ा बनवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। आगे और भी निर्माण कार्य देखें इसके, इल्तुतमिश के निर्माण कार्य देखें तो उसने मदरसा ए नासिरी या सुल्तानगढ़ी का मकबरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में। और तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित यह प्रथम मकबरा था। बात समझिएगा, मदरसा ए नासिरी या सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश अपने बड़े बेटे के याद में बनवाया था। आगे बात करें इल्तुतमिश का मकबरा। अब एक चीज़ देखिएगा, यह एक ऐसा शासक था जिसने अपना मकबरा स्वयं बनवाया। ठीक है, तो मकबरे का जो निर्माण था, इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो स्वयं के द्वारा करवाया गया था। भारत में इंडो ईरानी में प्रथम मकबरा जो था वह इल्तुतमिश का मकबरा था। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपको इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल वर्दी क्लासेज पे उपलब्ध करा दी जाएगी।